एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यह इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले वो पार्ट 1 करा चुकी हूँ, तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 को देख सकते हैं, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर के बारे में। इससे पहले हम देख लेते हैं विजयनगर कहाँ है। विजयनगर हमारे दक्षिण भारत में स्थित एक बहुत विशाल साम्राज्य था। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा के बारे में, उसकी किलेबंदी तथा सड़कों के बारे में और शहरी केंद्र के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य शुष्क क्षेत्र में स्थित था। इस कारण पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने की व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। यानी अगर हम विजयनगर के बारे में बात करें तो वो शुष्क क्षेत्र में था, यानी जहाँ पर कम पानी स्थित होता है ऐसी जगह पर ये स्थित था। तो वहाँ पर पानी के संचय के लिए, आगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अनेक प्रबंधों का जो है वहाँ पे उसकी आवश्यकता पड़ती थी। नेक्स्ट है आपका विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यानी कि अब हम बात करें अगर विजयनगर के भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो वहाँ एक तुंगभद्रा नदी के लिए जो वहाँ पे एक प्राकृतिक कुंड जो है वो निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी और आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण था। यानी कि अगर हम बात करें तो ये पूरी बहती कहाँ थी, ये उत्तर की तरफ बहती थी और ये जो है आसपास का जो इसका भूदृश्य है, यानी इसके आसपास का जो है वो ग्रेनाइट के पहाड़ियों से जो है वो घिरी हुई थी। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती थी। अब आपको पता होगा पहाड़ियों से जो है वो नदियां बहती हैं, तो वहाँ से जो जलधाराएं हैं वो बहती आती थी और इस नदी में आके मिल जाया करती थी। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के खोज बनाए गए थे। यानी क्या कहता कि जितनी भी धाराएं हैं उनसे मिलाकर बांध बनाए गए और फिर वो जो सारे के सारे बांध हैं उनसे पानी आकर हौज में इकट्ठा होता था, उनसे ही अलग अलग। तो यानी कि कुछ हौज होते थे जो धाराओं से बहकर पानी आता था वो बांधों में, और बांधों से छोड़कर फिर वो हौजों में आ जाया करता है। इस तरीके से वो अपने जो पानी है उसको एकत्रित करते थे। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं बहुत ही फेमस कमलपुरम का जलाशय के बारे में बात कर लेते हैं। ये जलाशय जो है इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ। इसके माध्यम से खेतों की सिंचाई तो होती थी और इसके अलावा इसके माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी पानी ले जाया जाता था। यानी कमलपुरम जलाशय का क्या उपयोग होता था? इसका सबसे पहला उपयोग होता है खेतों के लिए, यानी खेती की सिंचाई की जाती थी। और दूसरा है इसका जो है राज्य के दरबारों में पानी ले जाने का कार्य भी किससे किया जाता था? कमलपुरम जलाशय से, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में। एक है हमारी हिरिया नहर, यानी हम दो के बारे में पढ़ेंगे, कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर के बारे में। हिरिया नहर का जो निर्माण कराया वह संगम वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। इस नहर में तुंगभद्रा पर बंधे बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटियों की सिंचाई की जाती थी। यानी इसमें जो है वो अलग अलग घाटियों की सिंचाई की जाती थी जो धार्मिक और शहरी केंद्रों को अलग करती है। इसका पानी कहाँ से लाया जाता था? तुंगभद्रा नदी, हमने पहले ही बात करी, तुंगभद्रा नदी उससे जो बांध बना होता था वहां से इसका पानी जो है वो लाया जाता था हिरिया नहर का, जिसके जो निर्माण किया था वो संगम वंश के राजाओं ने किया। अब इस वीडियो में यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किलेबंदियाँ तथा सड़कें। यानी वहाँ पे किस प्रकार की किलेबंदियाँ की गई थी। 15वीं शताब्दी में भारत के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज़ाक, यानी 15वीं शताब्दी में भारत के एक शासक द्वारा कालीकोट में एक दूत भेजा गया जिसका नाम था अब्दुल रज़ाक। उसने किलेबंदियों से बहुत प्रभावित हुआ, यानी जो अब्दुल रज़ाक था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ विजयनगर की किलेबंदियों को देखकर, और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। यानी वहाँ पर कितने प्रकार के दुर्ग थे? 7 प्रकार के, ठीक है। यानी वहाँ पे जो प्रवेश द्वार थे, ऐसा जो बनाया होता है दुर्ग, उसको ही दुर्ग कहते हैं। वहाँ पे वो 7 प्रकार के दुर्गों के उसने बताया है उसके बारे में। न केवल शहरों को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया है। यानी केवल वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों को ही घेरा गया है, बल्कि वहाँ पे कृषि को भी घेरा गया है। अब देखो कृषि को घेरने का दुर्गों से क्या रीज़न होता होगा? देखिए, अगर किले की किलेबंदी करते हैं
तो उससे क्या करता है, मान लो हमने किलेबंदी कर दी किले की, तो उससे क्या होता है, अगर दूसरा देश हम पर आक्रमण करता है तो उन किलेबंदियों के कारण एक तो वो उसमें घुस नहीं पाएगा महल में, और ना ही वहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरा, उन्होंने किसकी किलेबंदी की थी, कृषि की भी किलेबंदी की थी। तो इसका रीज़न ये था वहाँ पे किलेबंदी करने का, मान लो कोई दूसरा देश वहाँ पे, दूसरा जो साम्राज्य है या कोई और राजा है वहाँ पर अटैक करने आता है, तो अब वो क्या करता है, अपनी सेना के साथ आएगा, अपने जो है घोड़े वगैरह लेके आएगा। अब अगर उसने कृषि की ही किलेबंदी कर दिया तो यानी वो वहाँ पे तो कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता है ना, वहाँ पे वो घुस सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे वो जो है जल्दी आत्मसमर्पण कर देगा, क्योंकि अब वो बहुत दिन तक आए हैं, कहीं रुके हैं, तो उन्हें खाने को भी चाहिए, उनके साथ जो जानवर हैं उनके लिए भी चारा चाहिए। और जब उन्होंने कृषि का ही वो कर दिया, किलेबंदी कर दी कृषि की ही, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरा उनका दुश्मन है वो जल्दी ही आत्मसमर्पण कर देता था। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पर अपनाया गया था कि वो जंगलों को और कृषि को भी जो है वो घेर लिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किलेबंदी की सबसे पहली दीवार शहर के चारों ओर बने पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यानी सबसे पहली जो किलेबंदी थी वो सबसे पहले विजयनगर की जितनी भी पहाड़ी थी उसको चारों ओर से घेरती थी। उसके बाद गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़ों को फनाकार थे। यानी वहाँ अगर हम बात करें कि उन्होंने किस प्रकार के जो पत्थर है वहाँ पर यूज़ किए, तो उन्होंने इन दीवारों को घेरने में जो किलेबंदी की गई थी उसमें फनाकार पत्थरों का यूज़ किया जाता था। फनाकार होते हैं लाइक जिससे आपस में ही पत्थर आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपने कोई गेम भी देखा होगा, इस प्रकार के पत्थर होते हैं और फिर ऐसे वो जुड़ जाते हैं। एक गेम है, शायद आपने देखा है या नहीं, इस प्रकार के पत्थर होते थे आपस में, यानी उसको जोड़ने में ना किसी गारा ना मलबे किसी का भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता था। वो पत्थर इतने सॉलिड होते थे आपस में जोड़कर, ताकि उनको तोड़ना नामुमकिन हो जाए। तो उस प्रकार के पत्थर जो है वहाँ पे वो किलेबंदी में यूज़ किए जाते थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पे टिके रहते थे। यानी वो जो पत्थर थे वो अपने स्थान पर टिके रहते थे, ना वो गिरते थे ना हिलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, खेतों की किलेबंदी का मुख्य उद्देश्य अपने दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित करके रखना और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए विवश करना था। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि खेती का जो वो किया जाता था, खेती का जो किलेबंदी की जाती थी, सबसे पहला तो क्या था कि दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित रखना। यानी दुश्मनों के पास उनके जो साम्राज्य है उसकी खाद्य सामग्री ना मिल सके, वो भूखे रहे, ना ही उनके जानवरों को कोई चारा मिल सके, और इससे क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरी किलेबंदी जो थी वो नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग में चारों ओर बनी हुई थी। यानी जो उसका नगरीय केंद्र था उसके अंदर के भाग में चारों तरफ बनाई गई थी। और तीसरी से शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। यानी तीसरी जो किलेबंदी की थी वहाँ पे जो राजा महाराजा रहते थे उनकी जो इमारतें थी उनको घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। यानी उनकी जो ऊंची इमारतें हैं उनसे जो है इसको घेरा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे। यानी अब हम बात करें प्रवेश द्वार की, तो देखिए द्वार आपके इस तरह के जो बने होते हैं, यानी कि गेट, एक तरह से आप गेट कह सकते हैं इसको, प्रवेश द्वार को, जहाँ से लोग अंदर जा सकते हैं। यानी दुर्ग में क्या था कि प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे, जो शहर के मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। यानी कि एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ते थे, और वहाँ पे जो है वो द्वार भी बनाए जाते थे, मुख्य द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार जो थे, प्रवेश द्वार पर मेहराब और साथ द्वारों के ऊपर बड़ी गुंबद इंडो इस्लामिक शैली के उदाहरण माने जाते हैं। यानी अब क्या करते हैं, मान लो उन्होंने गेट बनाया जिससे अंदर यात्री हैं या जो भी है आ जा सकते हैं, लेकिन उसके अच्छी करने के लिए, उसको अच्छे से बनाने के लिए भी कुछ गुंबद बना होता है। इस तरह से उस पर वो गुंबद बना दिया करते थे। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है शहरी केंद्र। इसमें हम बात करते हैं शहरी केंद्रों के बारे में। पुरातात्विदों ने शहरी केंद्र के उत्तरी पूर्वी कोने से परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है। यानी उत्तर पूर्वी कोने से जो पुरातात्विद है उन्हें वहाँ चीनी मिट्टी पाई है, और इसका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हों। यानी शहरी केंद्रों में ज़्यादातर कौन रहा करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे अमीर व्यापारी रहा करते थे, और यह जो है वो मुस्लिमों का भी मोहल्ला था। यानी वहाँ पर मुस्लिम भी रहा करते थे। पुर्तगाल यात्री बरबोसा, इसमें आपको 3 यात्री दिखेंगे। एक हमने पहले पढ़ लिया, अब्दुल रज़्ज़ाक जो पारस से आया, दूसरा है आपका बरबोसा।
यह सामान्य लोगों के आवास के बारे में कहा कि सामान्य लोगों के आवास छप्पर के होते फिर भी मजबूत थे। यानी बरबोसा ने ऐसा बताया, जो पुर्तगाल से आए थे, कि वहाँ पर जो आवासीय स्थिति, उन्होंने बोला कि वहाँ की जो आवासीय स्थिति यानी वहाँ जो लोग रहा करते थे वो छप्परों में रहा करते थे, उसके बावजूद भी क्या था कि वो बहुत ज़्यादा सॉलिड यानी बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे, बहुत ज़्यादा मजबूत थे। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सर्वेक्षण इंगित करते हैं, यानी अगर हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण जांच के बारे में बात करें तो उससे पूरे क्षेत्र में भविष्य पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे। यानी उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या थे, पूजा स्थल के लिए छोटे छोटे जो मंदिर हैं वहाँ पर पाए गए हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। यानी बरसात का जो पानी होता था वो जलाशयों में इकट्ठा हो जाता था, और जो मंदिर में जलाशय होते हैं उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता था, जो उनकी किसके यूज़ में होता था, निवासियों के जो रोज़ के कार्य होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। प्लीज़ अगर आपको हमारे चैप्टर समझ आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।